हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा जानकारी होगी दोस्तों कि एमटीएस की वैकेंसी आ गई है एसएससी एमटीएस के लिए। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो पैटर्न है उसके हिसाब से जीएस यानी स्टैटिक जीके बहुत मायने रखेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, और इसके अलावा जो मेरिट बनेगी वो जीएस और इंग्लिश को लेके बनेगी। यानी इंग्लिश के अलावा जीएस जो है वो भी 50% मेरिट में इम्पोर्टेंस रखेगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग अपना एक अगला वीडियो लेके आए हैं स्टैटिक जीके का। देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस समझौते के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो शिवाजी थे उन्होंने जो मुगल शासक था उस समय औरंगजेब, उसने शिवाजी ने मजबूरी बस या किन्हीं परिस्थितियों बस एक संधि की, और वो संधि जो थी वो पुरंदर की संधि कहलाती है दोस्तों। तो पुरंदर की जो संधि की थी और उसके द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, और ये संधि जो थी दोस्तों ये 1665 में की गई थी। 1665 में किस किस के मध्य, जो तत्कालीन मुगल साम्राज्य औरंगजेब था उसकी तरफ से जो मुगल सेना के सेनापति जो थे जय सिंह, जो इनके सेनापति थे, इनके और शिवाजी के मध्य में ये पुरंदर की संधि 1665 में दोस्तों की गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये भी समझ लें आप कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने जो हमारी ये सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जैसे आप इसको देख सकते हैं, एसएससी 2000, आरआरबी टेक्निकल यानी रेलवे रिक्रूटमेंट टेक्निकल 2003, एएसएम गुड्स गार्ड में 2004 में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। और इनमें से भारत में किस यूरोपीयों ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। दोस्तों, सबसे पहले जो व्यापार जो विदेशी आए थे यहाँ पर व्यापार के लिए, उनका जो क्रम था मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे पहले दोस्तों आए पुर्तगाली, फिर इसके बाद जो आए वो डच थे, फिर ब्रिटिश थे, और अंत में फ्रेंच आए दोस्तों। तो इन चारों में आंसर पूछ रहा है सबसे पहले कौन आया, तो दोस्तों पुर्तगाली आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमको सुमेलित करना है दोस्तों, मिलान करना है। तो देखते हैं मिलान में किस तरह से क्या बनता है। एलिफेंटा जो है वो गुफाओं के लिए फेमस है, इसका मतलब है कि जो एलिफेंटा है वो 3 नंबर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला जो है वो मूर्ति के लिए फेमस है, श्रवण बेलगोला की मूर्ति यानी 4 नंबर। खजुराहो जो है मंदिर यानी 2 नंबर। सांची स्तूप के लिए फेमस है दोस्तों। तो इस तरह से बनेगा 34 21 दोस्तों। 34 21 जो है वो पहले ऑप्शन में है हमारा, 34 21। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया। दोस्तों, आप जानकारी होगी आपको कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट के आए थे। 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए, और उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन किया दोस्तों। चंपारण आंदोलन किया और सत्याग्रह का प्रयोग किया। चंपारण कहाँ है दोस्तों, ये है बिहार जिले में, चंपारण आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। ये एक और प्रश्न है दोस्तों, इसको हमको मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और उनके उपनाम दिए गए हैं उन विभूतियों के। तो चलिए देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं सीमांत गांधी यानी 2 नंबर। सुभाष चंद्र बोस नेताजी यानी 3 नंबर। मोहनदास करमचंद गांधी यानी 1 नंबर।
महात्मा गांधी, और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी 4 नंबर, यानी 2, 3, 1, 4, 23, 14, 23, 14 पहले में ही है दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है, काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना कब हुई दोस्तों, इस अगले प्रश्न में हमको इनका क्रम देखना है। तो पहला है पूना पैक्ट। आप देखेंगे तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में हुआ है। साइमन कमीशन भारत जो आया है वो 1928 में आया है, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। इसलिए पहली घटना जो घटेगी वो 2 नंबर, यानी 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म ही हो जाएंगे। 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर। फिर देखेंगे दोस्तों हम 28, यानी कि 3 नंबर, 2 के बाद हमारा 3 आ जाएगा, और 2 1 है और ये 2 3 है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं 2 नंबर, फिर 3 नंबर, अब 4 नंबर की घटना आ जाएगी, माने ये वाला आ जाएगा 4 नंबर 1931, फिर 1932 1 नंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचार हैं अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचार दोस्तों अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 दोस्तों, आपको जानकारी है ही कि हमारे जो संविधान है उसमें कुल 6 मूल कर्तव्य हैं, मौलिक बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें भी जो 5 को लागू करना। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि बाकी जो 5 मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करना, या उनको लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन अधिकारों को, वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, उसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा, क्योंकि हमको अधिकार तो दे दिए गए संवैधानिक, लेकिन अगर हम उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो फिर तो सब बेकार है। कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारे थाली में खाना है लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो जो अधिकार हमको दिए गए हैं, अगर हमें वो मिल नहीं पा रहे हैं, उनको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों 5 रेट हैं, उन 5 रेट के माध्यम से हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सदन है जिसमें सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए आपको बता दूं कि राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो पदेन, जो सभापति होता है वो नॉमिनेटेड होता है, पदेन होता है। देखिए वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति, वो होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है, हमारे संविधान की ऐसी व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, वो जैसे ही शपथ ग्रहण करता है वो अपने आप ही राज्यसभा का नॉमिनेटेड स्पीकर बन जाता है, पदेन अध्यक्ष बन जाता है। उसको उस राज्यसभा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में कोई भी सदन का सदस्य, कोई भी क्वेश्चन कहता है भारत में कोई भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, विराजमान हो सकता है। दोस्तों जो भी व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े आपने लीडर सुने होंगे, वो कई बार चुनाव नहीं लड़ते हैं, और नहीं लड़ते हैं चुनाव, उसके बाद भी उनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनको पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, बल्कि पहले वो मंत्री बना दिए जाते हैं, फिर कोई एक सीट खाली कराई जाती है, और
फिर वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। चुनाव लड़कर दोबारा से माने सदस्य बनकर, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनकर पहुँचते हैं और उस मंत्री पद के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी जो अवधि है दोस्तों वो है 6 माह तक की। ये है 6 माह तक। 6 माह तक कोई भी व्यक्ति अपने पद पर रह सकता है, मंत्री पद पर, और उसके अंदर अंदर उसको चुनाव लड़कर वो सदस्य बनना पड़ेगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये शिक्षा है, विद्युत है, वन है, ये सब समवर्ती सूची के सब्जेक्ट हैं। ये जो है रेलवे पुलिस, इसको हम कहते हैं बेटा दोस्तों जीआरपी। जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो लोकल थाने से उनका ट्रांसफ़र जीआरपी में किया जाता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में किया जाता है। यानी जो पुलिस जो आम पुलिस होती है, पुलिस कांस्टेबल होते हैं या और भी अधिकारी होते हैं, उनका ट्रांसफ़र करके जीआरपी में भेजा जाता है, यानी वो राज्य सरकार के अधीन रहते हैं। तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस आती है। जबकि आरपीएफ दोस्तों एक और पुलिस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है। अगला कहता है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी का अर्थ क्या है? दोस्तों प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी ऐसी होती है कि मान लीजिए किसी कार्य में 2 लोगों की ज़रूरत है और उसमें लगे हैं 5 लोग, तो वो जो 3 लोग हैं ना, उनके द्वारा जो वास्तव में आउटकम है वो 0 है, क्योंकि जो कार्य 2 लोगों से हो सकता है वो 5 लोग कर रहे हैं, तो 3 लोगों का व्यर्थ है, कोई सेंस नहीं है काम करने का। यानी कि जो वो उनकी जो बेरोजगारी है उसको कहा जाता है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। दोस्तों ऐसा सामान्यतः कृषि में देखा जाता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, अब वो 5 बीघा ज़मीन को एक व्यक्ति कर सकता है, पता चला कि उसके घर के और 4 सदस्य लगे पड़े हैं, तो एक व्यक्ति जो कर सकता था वो 4 सदस्य और कर रहे हैं, यानी 5 कर रहे हैं। तो वो जो 4 हैं, एक जो है एक व्यक्ति 5 बीघा कर सकता है, अब वो 4 और हैं फालतू में लगे उसमें, यानी उनके द्वारा जो आउटकम मिल रहा है वो 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो चाहे 1 करे या 5 करें। तो इसका मतलब है कि जहाँ उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 हो, आउटकम भाई 1 बंदा कर रहा है और 4 और लग गए कृषि में, तो जो 5 करेंगे तो उतना ही अनाज होगा, उतना ही खाद्यान्न होगा, और 1 करे तो भी उतना ही होगा। इसको कहा जाता है छिपी बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो चाय का निर्यातक नहीं है? देखिए कीनिया बहुत बड़ा निर्यातक देश है, भारत है चाय का निर्यातक है, इतना पर्याप्त होता है भारत में। श्रीलंका है ही नो डाउट। यूएसए जो है दोस्तों ये चाय का निर्यातक नहीं है, बल्कि ये चाय आयात करता है, यानी मंगवाता है, इनके यहाँ चाय नहीं होती है। तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? दोस्तों ये है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों, प्रायद्वीपीय जो भारत है वो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें जो नदी प्रणाली है, जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। इसको हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो गोदावरी जो है वो इस क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? यमुना एक्सप्रेस वे दोस्तों ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। बहुत खूबसूरत बना है, और एक आप अगर जाएंगे कभी आगरा से दिल्ली की तरफ तो आपको ये यमुना एक्सप्रेस वे मिलेगा, और बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ पे आपको गाड़ी ड्राइव करने में बहुत बढ़िया फील होगा। लेकिन
नहीं भी ड्राइव करें, बैठे भी तब भी अच्छा फील होगा, लेकिन गाड़ी को एक लिमिट के हिसाब से चलाना है, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तुरंत भी चालान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। यानी यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है शहरी के अपेक्षा। अगर पूछा जाए कि शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, तो वह है गोवा, वो है गोवा, लेकिन ग्रामीण हिमाचल प्रदेश। चलिए ये सूची है दोस्तों, इनको हमको मिलान करना है और ये जगह दी गई है और ये उनकी स्थिति है। तो वृंदावन गार्डन दोस्तों बहुत फेमस है, नो डाउट। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा कहलाता है हमारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यानी 3-1। आगे बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी राबिया बीबी जो उनकी धर्मपत्नी थी उनकी याद में, मेमोरी में बनवाया था औरंगाबाद में। इसको हम द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। 4 नंबर है। चीना केशव मंदिर जो है वो दोस्तों बेलूर, यानी 2 नंबर। तो 31 और 42 ये नंबर हम तलाशेंगे। 31-42 पहले ही ऑप्शन में रखा है, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक वास्तव में गार्डन नहीं है? दोस्तों बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये, गार्डन नहीं है। तो देखिए हैंगिंग गार्डन है, यस है। वृंदावन गार्डन अभी अभी आया है, मैसूर में है। खुसरो गार्डन लखनऊ में है दोस्तों। ये जो ईडन गार्डन है दोस्तों ये कलकत्ता में तो है, लेकिन ये गार्डन नहीं है बल्कि ये एक क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत फेमस स्टेडियम है और यहाँ पर ज़्यादातर बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल होते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? दोस्तों जो प्रदूषण का जो स्तर देखा जाता है वो किसी भी फ्यूल में उससे उत्सर्जित होने वाले कार्बन की मात्रा से देखा जाता है। यानी कौन से फ्यूल से, ईंधन से कितनी कार्बन निकल रहा है उससे पता चलता है कि ये कितना प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जो कार्बन जिससे जो उत्सर्जन होता है वो 0 कार्बन उत्सर्जन है। तो कोयला से होता है, डीजल से होता है, केरोसिन से होता है, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है इसको हम भविष्य का ईंधन बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत इको फ्रेंडली है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक, जिस विमंदक का प्रयोग करते हैं वह कौन सा है? दोस्तों पहले विमंदक समझ लेते हैं। जो विमंदक होता है, चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो तीव्र गति से क्रिया करते हैं, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए उनकी गति पर एक विमंदक का प्रयोग किया जाता है। और वो विमंदक या तो भारी जल हो सकता है या ग्रेफाइट हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में भारी जल नहीं है, ग्रेफाइट है। तो ये विमंदक के रूप में काम करता है जो न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जल का शुद्धतम रूप क्या है? बहुत बचपन से, मतलब काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जल का जो शुद्धतम रूप है वो है वर्षा का जल। वर्षा का जो जल है यानी कि रेन वाटर जो है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ अम्ल यानी एसिड दिए हैं और वो उनके सोर्स दिए हैं कि किन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल, बहुत कॉमन सी बात है, लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में है, यानी कि 3 नंबर। एसिटिक अम्ल दोस्तों हम आपको पता होगा कि अगर मम्मी वगैरह घर में हैं या और भी घर की जो महिलाएं हैं
वो जब अचार वगैरह डालती है तो उसको बचाने के लिए या तो सिरके का प्रयोग करती है या फिर एसिटिक अम्ल का। अब चूंकि सिरका आसानी से उपलब्ध नहीं है तो एक एसिटिक अम्ल की एक छोटी सी बॉटल आती है, उनका प्रयोग करते हैं, जिससे वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, अचार खराब ना हो। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है, यानी कि 4 नंबर। साइट्रिक अम्ल दोस्तों हमेशा खट्टे फलों में होता है, यानी कि नींबू में 1 नंबर। इसके बाद ब्यूटारिक अम्ल जो होता है दोस्तों, वो जो सड़ा हुआ मक्खन होता है ना, वो अजीब सा स्मेल देता है, उसमें पाया जाता है, यानी ब्यूटारिक अम्ल जो है वो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। इसका मतलब हो जाएगा ये 2, यानी 34 12। तो 34 12 देखते हैं दोस्तों, इसमें 34 12 जो है वो लास्ट में है हमारा डी में, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 34 12। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों वल्कनीकरण क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो रबर होती है वो हमें नेचुरली जो मिलती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। जो हमें पेड़ों से मिलने वाला लेटेक्स होता है, रबड़ होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों। उस सॉफ्ट रबड़ को हम टायर वगैरह बनाने में तो उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि टायर तो सख्त होते हैं, रोड पे चलना है, भारी वजन होता है गाड़ियों में, तो कैसे क्या हो। तो फिर उसमें एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स गुडियर, उन्होंने क्या किया कि वल्कनाइजेशन कर दिया रबर का, उसमें सल्फर मिला दिया, और सल्फर मिलाने से जो रबर है वो सख्त हो गई, मजबूत बन गई। तो ये इसका जो आंसर होगा वल्कनीकरण, समझ गए होंगे कि रबर, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाते हैं, उसको संश्लेषित कर देते हैं, उसके बाद जो हमें रबर मिलती है वो स्ट्रांग जो होती है, लंबे समय तक चलती है। इसकी खोज करने वाले जो थे आविष्कारक जो हैं वो चार्ल्स गुडियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बैक्टीरिया से जो होता है वो तपेदिक होता है, बाकी पीलिया है, चेचक है, मम्स है, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्त के स्कंदन में, कौन सा ऐसा विटामिन है इनमें से निम्नलिखित में कौन विटामिनों में से कौन सा विटामिन एक रक्त के स्कंदन क्या कार्य करता है? स्कंदन क्या होता है दोस्तों? जो हम लोगों को चोट लग जाती है, कई बार आपने देखा होगा चोट लग गई तो थोड़ी देर बाद रक्त जो है, ब्लड जो है, उसका रिसाव बंद हो जाता है, वो वहीं के वहीं जम जाता है। ये कहलाता है रक्त का स्कंदन, यानी रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना या रक्त के क्लॉट्स बनना। तो दोस्तों रक्त के जो क्लॉट्स होते हैं वो विटामिन के की वजह से बन जाते हैं। विटामिन के, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के बॉडी में विटामिन के की कमी है तो फिर डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉडी जो है जब ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद जो ब्लड है, अगर के की कमी होगी तो ब्लड जो है वो जमेगा नहीं तो बेहतर रहेगा, तो उसको रोकेंगे कैसे? मरीज की मृत्यु हो सकती है, इसलिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सरल गलकंड यानी ग्वाइटर, एक नाम है इसका ग्वाइटर, इसको हम दोस्तों कहते हैं घेंघा। इसका एक नाम है कंठमाला। दोस्तों ग्वाइटर, घेंघा, कंठमाला या गलकंड, आपने देखा होगा एक ही नाम है सबके, गले में एक फोड़ा नुमा हो जाता है बड़ा सा, वो दोस्तों उसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है। आपको जानकारी होगी कि जो गले में है वो थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारी आवाज़ के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो ग्वाइटर होता है, कंठमाला रोग होता है, वो किसकी कमी से दोस्तों? आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से। और कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड। आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स की मेजबानी सबसे पहले किस देश ने की थी? दोस्तों
एशियाई खेल सबसे पहले 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, नई दिल्ली में, यानी भारत। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारत। भारत में सबसे पहले एशियन गेम्स जो हुए थे 1951 में हुए थे। पदक तालिका की बात करें तो भारत जो था दोस्तों वो दूसरे स्थान पर था, दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका था दोस्तों? प्रथम जो था वो जापान था, वो था जापान। पहले स्थान पे जापान, दूसरे स्थान पे अपना भारत था पहले एशियन गेम्स में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? वो ये कह रहा है, यहाँ एक पुरस्कार, यहाँ कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और उनसे कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसे नॉर्मली बोरलॉग हैं, वो कृषि वैज्ञानिक थे, आपको जानकारी है ही, तो कृषि बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की, ये भी सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार जो है वो साहित्य में दिया। पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों ये धर्म के क्षेत्र में ना देखिए कहाँ देते हैं दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों निकेल एक धातु है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें होता है। मैं आपको बता दूं कि उसका उत्पादन जो है, वैसे तो आप जानते होंगे कि ये उत्पादन के जो आंकड़े हैं ये चेंज होते रहते हैं, कभी कोई देश आगे हो गया, कभी कोई देश आगे हो गया। भंडारण अलग बात है, उत्पादन अलग बात है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में नए आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया जो है वो पहले स्थान पर है, प्रथम इंडोनेशिया है, इसके बाद रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, ऐसे कई देश हैं। तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 कब हुआ? 1942, 8 अगस्त 1942। तो ये जो आंदोलन हुआ दोस्तों, उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय इन्होंने महात्मा गांधी को कहा था नेकेड फकीर, यानी कि नग्न फकीर। कब कहा था? जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तब ये जब ये वहाँ पर जो संसद भवन बना था उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि गांधी जी को ये संज्ञा दी थी नेकेड फकीर की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों एलॉय के बारे में पूछ रहा है, तो जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? दोस्तों वनडे वंडर्स जो है वो हमारे बहुत टैलेंटेड और बहुत महान बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज हैं, उन्होंने लिखी है दोस्तों, और वो उनका नाम है सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। इन्होंने वनडे वंडर्स लिखी है दोस्तों। मैंने एक वीडियो में बताया था सचिन तेंदुलकर ने भी एक पुस्तक लिखी है, वो कौन सी लिखी है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैंने एक पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स में बताया था, सचिन तेंदुलकर की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने लिखी है। वो सचिन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो अपने कमेंट में आप बताएं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत 1961 से, माने जो ज्ञानपीठ पुरस्कार थे स्थापित किए गए 1961 में।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 1965 में मिला। किसको मिला? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप दोस्तों। और जो पहली महिला थी जिनको ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, वो थी बांग्ला भाषा की। वो कौन थी? बांग्ला भाषा की लेखिका थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा की जो लेखिका थी, उनको ये पहला पुरस्कार मिला था। अगर पूछा जाए दोस्तों हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो वो थे दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इनको ये पुरस्कार मिला। आशापूर्णा देवी को कब मिला दोस्तों? 1976 में। आशापूर्णा देवी को पहली महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश की है, अमार बांग्ला। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की है। कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा रेखा भारत के साथ कौन साझा करता है? तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। कितनी है? मात्र 106 किलोमीटर की सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा रेखा। सबसे बड़ी बांग्लादेश। दलाल स्ट्रीट कहाँ है दोस्तों? दलाल स्ट्रीट जो है वो आपको मैं बता दूं। दलाल स्ट्रीट जो है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां स्थित है, उस सड़क को हम दलाल स्ट्रीट कहते हैं। जहां शेयर बाजार स्थित है BSE, वहाँ जिस सड़क पर स्थित है उसको हम कहते हैं दलाल स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब सड़क, दलाल स्ट्रीट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। जैसे ही इसी तरह से दोस्तों अमेरिका में भी, जैसे यहाँ इंडिया में दलाल स्ट्रीट है, अमेरिका में इस फेमस है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है दोस्तों, देखिए जितने भी हमारे संविधान में संवैधानिक पद हैं, उनमें से 99% जो नियुक्ति करता है, 99.99, उन सब की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। जो वित्त आयोग है उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो दोस्तों, वो थे KC नियोगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए हमको मूल अधिकार मिल गए, अब उसके लिए हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मिल गया कि आप इनको अप्लाई कर दीजिए। जो 5 रेट हैं वो दायर कर दीजिए। तो कहाँ दायर करेंगे? तो सिंपल है कि जो मूल अधिकार हैं उनका जो संरक्षक है, जहाँ हम रेट दायर करेंगे वो होगी न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रवचन दिया था, अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है दोस्तों? MPPCS 1999, UPPCS 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध से जो घटनाएं हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे वो जब घर से निकले थे तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इसको कहा जाता है गृह त्याग। गृह त्याग, जो उन्होंने अपना शरीर जब त्यागा था, यानी देह त्याग, इसको कहा जाता है दोस्तों महापरिनिर्वाण। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामस्तकाभि से कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था शिवाजी के अष्टप्रधानों में, उसे क्या कहते थे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे अकबर के 9 रत्न थे, वो अलग अलग विशेषता रखते थे, उनको अलग अलग पदों पे बैठाया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी। इसी तरह से जो थे अष्टप्रधान, वो शिवाजी के दरबार में थे, जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते थे। जैसे अष्ट दिग्गज होते थे, वो कृष्णदेव राय के शासन में थे, उनके दरबार में थे। अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में थे। तो विदेशी मामले जो देखता था यानी कि विदेश मंत्री, विदेशी मामले माने विदेश मंत्री दोस्तों, वो होता था सुमंत। सुमंत को हम लोग विदेश मंत्री के नाम से मतलब उसका जो काम होता था वो विभिन्न राज्यों से जाकर संपर्क करना, उनसे बेहतर संबंध बनाना, ये सब काम था। पंडित राव कौन था दोस्तों? अगर यही चर्चा कर ली जाए तो पंडित राव जो था वो धार्मिक कार्य कराता था, नाम से काम पता चल रहा है पंडित राव। पेशवा कौन होता था दोस्तों? पेशवा जो होता था उनका प्रधानमंत्री होता था, यानी ये सारे काम यही देखता था। सदर कोई पद नहीं था इस अष्टप्रधानों में। बैंक की नई शाखा खोलने के लिए किसकी अनुमति, यानी खोलने के लिए लाइसेंस किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों बैंक का जितना भी है वो सब जो होल्ड करता है सारे बैंकों को, सारे बैंकों पे जो अपना जिसका जो पूरी गतिविधियों पे नज़र रखता है और जो लाइसेंस देता है, वो है दोस्तों बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1935। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन दोस्तों 1949। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों झील दी गई है और उनका हमको मिलान करना है कि कौन सी झील किस राज्य में है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो लोकटक झील है, बहुत कॉमन और फेमस है, वो है दोस्तों मणिपुर में 4 नंबर। पुलिकट जो झील है दोस्तों, जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में है, यानी 3 नंबर। लोनार झील बहुत फेमस है, उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, और ये है 1 नंबर। और बूलर झील तो सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर, यानी कि 2 नंबर। इसका मतलब है 43 और 1 2 यानी 43-12। तो 43-12 देखें दोस्तों, पहले में ही है 43-12, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? दोस्तों आप देखते हैं कि जब मम्मी वगैरह घर पे क्रीम निकालती हैं दूध से या उससे दही से, नैनू निकाला जाता है, नैनू बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में, और तो वो ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर आ जाता है इसका मतलब है कि उसका जो दूध का घनत्व, जब उससे क्रीम खींच लेते हैं तो उससे घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है? देखिए कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो कैसी डिवाइस है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है दोस्तों, कंप्यूटर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो खाते हैं चीज़ों को, और कुछ ऐसे होते हैं जो उगलते हैं, यानी चीज़ों को देते हैं। जो खाते हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, और जो उगलते हैं वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस हो गया। माउस है वो इनपुट डिवाइस, उससे हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, और जो उगल रहा है कंप्यूटर, जो हमको उसको दिया, वो उगल दिया, उसने बाहर निकाला, वो है दोस्तों कंप्यूटर का जो मॉनिटर जो उगलता है, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, तो कीबोर्ड से लिखा होगा, तो ये कीबोर्ड से लिखकर जो हमें आउटकम दे रहा है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। जो हमको मिल रहा है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो ये भी एक मॉनिटर ही है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या कहलाएगा दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? सभी क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये जितने भी क्वेश्चन।
अजंता की जो चित्रकारी है दोस्तों, अजंता की चित्रकारी के लिए जातक कथाएं उसमें अंकित की गई हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध के जीवन से, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। कौन सा बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद विकसित होने वाला इनमें से जो बंदरगाह है वो कांडला है। कांडला कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों ऐसे आप याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, इसी समय पूना पैक्ट भी हुआ था। यानी कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था पूना पैक्ट और प्लस उसी समय हरिजन संघ की दोनों के एक ही ईयर है, वो है दोस्तों 1932 है। आगे बढ़ते हैं। एग मार्क क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा ISI मार्क, आपने स्टील देखा है, लोहा देखा होगा, या और भी प्रोडक्ट आते हैं जो मजबूती के लिए देखा होगा आपने ISI मार्क। एक होता है दोस्तों इको मार्क। इको जो कोई प्रोडक्ट है वो पर्यावरण फ्रेंडली है अगर, तो उस पर होता है इको मार्क। और एक होता है दोस्तों एग मार्क। एग मार्क का मतलब होता है जो पदार्थ है उसकी क्वालिटी, खाने वाले पदार्थों की क्वालिटी जो होती है उसको एग मार्क दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है। तो एग मार्क जो है पदार्थ की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बताता है। आगे बढ़ते हैं। सदाबहारी वन निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए जाते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सदाबहारी वन है, पृथ्वी हमारी जो है वो 23.5 डिग्री जो है, जैसे मान लीजिए ग्लोब है वो 23.5 डिग्री अपनी अक्ष से झुकी हुई है। तो ये जो ग्लोब पे जो बीच की जो ये लाइन है इसको कहते हैं हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, या इसको हम कहते हैं भूमि के मध्य से खींची गई तो भूमध्य रेखा। सूर्य जो होता है दोस्तों साल भर इस भूमध्य रेखा पर चमकता है 90 डिग्री पे। तो इस कारण से इस भूमध्य रेखा पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी के कारण दोस्तों बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी और बारिश की वजह से, बारिश है तो वन जो है वो पनपेंगे, वनों का विकास होगा। तो ये भूमध्य रेखा का जो एरिया है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, सदाबहारी वन। सदाबहारी का मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो कौन सा एरिया होगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ये अलग अलग राज्यों के डांस यानी कि नृत्य दिए गए हैं। डांडिया गुजरात में नो डाउट गुजरात है, क्योंकि गुजरात जो है उसमें नौ दुर्गा के महोत्सव में सामान्यतः इसको परफॉर्म किया जाता है, खेला जाता है। भांगड़ा तो पंजाब है। घूमर है वो राजस्थान है। इस तरह से बड़ा सा घूंघट डाल के, घूमर राजस्थान की महिलाएं घूंघट ज़्यादा करती, तो घूंघट और घूमर ऐसे याद रख सकते हैं। बिहू जो है दोस्तों वो असम का है। बिहू असम का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा दिल्ली यानी डी। पहाड़ की चोटी पर खाना बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर होता है ना, खाना जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है। अधिक दाब के कारण जो है जो खाना है वो जल्दी बन जाता है। तो इसके विपरीत अगर दाब कम है तो खाना देरी से बनेगा। आप प्रेशर कुकर से समझ सकते हैं, प्रेशर कुकर में दाब अधिक है। दाब अधिक है इसका मतलब है कि खाना जल्दी बनना है। आप जानती हैं प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है। तो दाब अधिक है तो खाना जल्दी बनना है, तो खाना देर से बनना है, इसका मतलब है दाब कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तना है? दोस्तों जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों
जिनके हम जैसे फल खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हम जड़ खाते हैं, जैसे मूली है, गाजर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम तने खाते हैं, उनमें से एक है अदरक यानी जिंजर। अदरक जो है इसको हम इसके तने को खाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों, 12,000 के करीब वैकेंसी है। आगे भी बढ़ने की भी संभावना है दोस्तों, अपकमिंग वैकेंसी भी आ रही है। तो जम के तैयारी करें और शानदार तरीके से अपने गोल को अचीव करें और ज़िंदगी में खूब सारी ज्ञान अर्जित करें खूब सारा, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। साथ में अच्छी स्माइल रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।